Hello viewers, I welcome you to the first lecture of paleontology. In this lecture we will study about fossils, their brief introduction and how they are preserved. We will be studying what are various types of fossils and उनके क्या मोड ऑफ प्रिजर्वेशन होते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे. इससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज पैलेंटोलॉजी. ये पैलेंटोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है, हम इसके बारे में बात करते हैं. पैलेंटोलॉजी इज द एंशिएंट स्टडी ऑफ लाइफ. जो हमारा लाइफ पास्ट में था उसकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं. इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ पास्ट जियोलॉजिकल एज बेस्ड ऑन द फॉसिल रिमेनेंट्स ऑफ द फ्लोरा एंड फौना. जो भी हमारे पैलेंटोलॉजिकल टाइम के ऑर्गेनिजम्स थे उनके प्रिजर्वेशन की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं. नाउ द वेरी फंडामेंटल टर्म्स विच इज अ पार्ट ऑफ पैलेंटोलॉजी इज नोन एज फॉसिल. ये फॉसिल क्या है? कोई भी चीज जो हम अर्थ से डग अप करते हैं या एनीथिंग दैट कैन बी डग अप फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज फॉसिल. बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जो भी चीज अर्थ से निकाले वो फॉसिल हो जाए. तो फॉसिल होने के लिए देयर शुड बी सर्टेन रिफाइनमेंट्स. कुछ ऐसा कंसर्न होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किसी भी लिविंग फॉर्म से कनेक्टेड हो, या इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस और एजेंसी सच एज वाटर, सॉइल, और इट विल बी एनगल्फ्ड इन लाइक आइस और इन एम्बर. और किसी भी ऑर्गेनिज्म को फॉसिल होने के लिए इट हैज टू बी प्री हिस्टोरिक इन नेचर, मीन्स उसकी एज 10,000 साल से पीछे होनी चाहिए. अब हम बात करेंगे कि कितने तरीके के फॉसिल्स होते हैं. सो बेस्ड अपॉन डिफरेंट मोड्स डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स आर बीइंग कैटेगराइज्ड. पहला कैटेगरी है बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रिजर्वेशन, कि किस प्रकार उनका प्रिजर्वेशन हुआ उनके बेसिस पे. फिर बेस्ड अपॉन साइज, कि वो किस साइज के हैं उसके बेसिस पे. फिर बेस्ड ऑन यूज, उनका क्या यूटिलाइजेशन है हमारी जियोलॉजिकल या हमारी साइंटिफिक फील्ड में, उसके हिसाब से. नाउ फर्स्ट वी विल डील विद बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रिजर्वेशन, कि वो किस तरह से प्रिजर्व हुई या उनका कौन सा पार्ट प्रिजर्व हुआ है उनके बेसिस पे. द फर्स्ट इज बॉडी फॉसिल. इन दिस द एक्चुअल ऑर्गेनिज्म रिमेन्स आर प्रिजर्व. जो एक्चुअल उनके पार्ट्स हैं वो प्रिजर्व होते हैं, तो इस तरह के फॉसिल को हम बॉडी फॉसिल्स कहते हैं. देन वी हैव ट्रेस फॉसिल्स. ट्रेस फॉसिल्स को इक्नो फॉसिल्स भी कहते हैं. ये कुछ मार्क्स, कुछ मार्किंग्स, जैसे किसी के फुटप्रिंट्स हुए, बरोज हुआ, ट्रैक, ट्रेल, या कोई भी ऑर्गेनिज्म से इनडायरेक्टली रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम ट्रेस फॉसिल की कैटेगरी में नॉमिनेट करते हैं. देन वी हैव केमिकल फॉसिल्स. एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स प्रिजर्व होते हैं, जैसे पैलियोप्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स and other category like carbohydrates and other. Sometimes the digested food within the organism's alimentary canal is also preserved. Then we have derived fossils. जैसा कि शब्द derived means कहीं और से लाया गया. So as the name indicate, these fossils are have brought from some other place. आज वो किसी और स्ट्राटा में डिपॉजिट हुए हैं, तो इसको हम reworked या फिर derived fossil या reworked fossil भी कहते हैं. Then we have living fossils. Living fossil is very important with context to stratigraphy, because living fossils के द्वारा हम इकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी वो चेंज होते हैं, राइट. सो अ लिविंग फॉसिल ऑर्गेनिज्म इज दैट विच इज बिलीव टू बी एक्सटिंक्ट बट लेटर फाउंड लिविंग एंड रिमेन अनचेंज ओवर जियोलॉजिकल पीरियड. एग्जाम्पल हॉर्सशू क्रैब या जिंको बायलोबा. देन वी हैव स्यूडो फॉसिल्स. ये स्यूडो मीन्स अपीयरेंस. इनका अपीयरेंस फॉसिल जैसा होता है, बट ये एक्चुअली फॉसिल नहीं होते हैं. दे कुड बी लाइक टेक्टोनिकली ओरिजिन और दे कैन बी सम अदर सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स जिसको लोग मिस्टेकनली एज अ फॉसिल कैटेगरी में डाल देते हैं, तो इसको हम स्यूडो फॉसिल्स कहते हैं. देन वी हैव टाइप्स ऑफ फॉसिल्स बेस्ड ऑन द साइज. अब साइज और डायमेंशन के बेसिस पे हमने फॉसिल को तीन पार्ट्स में विभाजित किया है या कैटेगराइज किया है. फर्स्ट इज मैक्रोफॉसिल, the second is microfossil, and the third is nanofossils. Macrofossils are those fossils whose dimension is more than 0.3 mm, या किसी भी फॉसिल का डायमेंशन 0.3 mm से ज़्यादा या 0.3 mm होता है तो उसको हम मैक्रोफॉसिल की कैटेगरी में रैंक करते हैं. ये हमें एडेड आई की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, हम नेकेड आई से इसको देख सकते हैं. इसमें बोन्स, शेल्स, वेरियस टाइप ऑफ पेट्रीफाइड वुड्स कह लीजिए, या और भी स्ट्रक्चर्स जो फॉसिल से रिलेटेड है, ये उस कैटेगरी में आते हैं. देन वी हैव माइक्रोफॉसिल्स. इन फॉसिल्स का साइज जो है वो 1 mm से कम होता है, और इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप या इस तरह के एडेड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे आपके पॉलिन्स हो गए, ऑस्ट्रोकॉर्ड्स हो गए, कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रोफॉसिल्स हो गए, जिनको देखने के लिए हमें स्पेशल एडेड आई की ज़रूरत होती है. देन वी हैव नैनोफॉसिल्स.
They are extremely small, as the name indicates. Nano means very less in dimension. इनका रेंज जो है वो 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन होता है, और इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. एग्जाम्पल नैनो प्लैंक्टॉन्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स. देन वी हैव फॉसिल्स बेस्ड अपॉन देयर यूजेस. कुछ फॉसिल्स हमारे इंडेक्स फॉसिल या गाइड फॉसिल के रूप में यूज किए जाते हैं. ये वो फॉसिल होते हैं जिनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही वर्टिकल रेंज जो है इनकी बहुत ही शॉर्ट होती है, और ज्योग्राफिकल या हॉरिजॉन्टल रेंज इनकी बहुत ज़्यादा होती है. तो इस तरह के फॉसिल्स हमारे स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन और पैलियो क्लाइमेटिक कंस्ट्रक्शन या पैलियो टेम्परेचर के कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आते हैं. एग्जाम्पल ट्राइलोबाइट्स, जिनकी जियोलॉजिकल एज जो है वो कैम्ब्रियन टू पर्मियन के इंडेक्स फॉसिल हैं. दे आर वेरी हेल्पफुल इन द कोरिलेशन ऑफ द सेडिमेंट्री यूनिट्स. Then we have living fossils. The term living fossil was first used by English naturalist Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन ने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था. गिंको बायलोबा एक लिविंग फॉसिल है. इसके नाम पे हमें लिविंग फॉसिल का टर्म जानने को मिला. These are those species which have a very long span of geological time. यानी ये पहले भी मौजूद थे और ये आज भी मौजूद हैं. इनमें कुछ न कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एज अ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, but they can be very easily correlated that they have been derived from their ancestors. Then we have here, you can see that the evidences of rock preserved, hold on, okay, as you can see here, like these are certain fossils where the animals have been preserved. You can see over here that these are body fossils. Body fossils are, as I told you, the actual remnants of the organism. Then we have trace fossils, the impressions. It could be footprints, it could be nests of the eggs, or it could be some other burrowing features. Then we have molds. Now what are molds? They are actually the impression of the actual organism on the surface of sediment. Suppose किसी organism का shell, bone या teeth soft sediment पे गिरता है, then slowly gradually what happens, due to the movement of the fluid, it erodes away, but the impression remains on the soft sediment. फिर बाद में slowly gradually उसमें sediment infiltration होता है, और वो जो mold है, means वो जो structure form हुआ है due to that fossil, उसमें sedimentation होने के कारण as it is cast, यानी कि as it is उसी का impression sediment से बन जाता है. तो हमें एक्चुअल ऑर्गेनिज्म ना होके सेडिमेंट का बना हुआ फॉसिल मिलता है, जिसे हम कास्ट कहते हैं. तो दीज आर द terms which were very important. Then we'll come to the branches of paleontology. Now paleontology is divided into varied branch depending upon the area of interest. जिस एरिया में भी आपको स्टडी करना है उस बेसिस पे हमने पैलेंटोलॉजी को कई भागों में विभाजित किया है. फर्स्ट वी हैव पैलियोबॉटनी. पैलियोबॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल रिमिनेंट्स. इसमें हम प्लांट रिमिनेंट्स की बात करते हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हों, वो लोअर प्लांट्स हों या वो हायर प्लांट्स हों. देन वी हैव पैलियोजोलॉजी, एज द नेम इंडिकेट्स. In this we study about the animal remains. In this there are two broader categories. We have invertebrate paleontology, then we have vertebrate paleontology. Invertebrate paleontology में हम उन animals की बात करते हैं जिनके vertebral columns नहीं होता है. Starting from protozoa up to echinodermata, we all consider them as invertebrates. So in this category we'll study about the invertebrate paleontology. Then we have vertebrate paleontology. इसमें हम fishes, reptiles, birds, एम्फीबियंस, मैमल्स, इनके अवशेषों के बारे में पढ़ाई करते हैं या जानते हैं, तो इसको हम वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी कहते हैं. देन वी हैव माइक्रो पैलेंटोलॉजी. एज द नेम इंडिकेट्स, द स्टडी ऑफ दोज फॉसिल्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई. दे आर वेरी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल रेडियोलैरियंस, यू हैव फोरामिनिफर्स, you have diatoms, and you have bacteria. Then we have paleontology. This deals with the study of paleonomorphs. Now what are these paleonomorphs? Paleonomorphs are the spores and pollens. They are very minute in size, so they need to be specifically collected and studied. तो इसके लिए एक अलग ब्रांच है जिसको हम paleontology में स्टडी करते हैं. Now what are the criteria for any organism for fossilization, right? तो प्रिजर्वेशन ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है फॉसिल बनने के लिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है या जो भी ऑर्गेनिज्म की सडन बरियल होता है या जो भी रीजंस होते हैं उसी से फॉसिल बनता है, राइट? सपोज वी हैव 4 कैटेगरीज ओवर हियर: स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, न्यूमेरिकल अबंडेंस और पॉपुलेशन,
environmental conditions, and post-depositional factors. We will be dealing each and every factor one by one. Before that, let's see over here how this fossilization process takes place. First, animal dies. You can take an example of a fish. Then it submerged in the seabed. Then soft sediments are laden by the process of sedimentation slowly, gradually. Now, why this is important? Because this is cutting the organism from the oxygen environment, right? ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से उसको पूरी तरीके से कट कर देता है, जो बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज बैक्टीरियल एक्शन और डिके की वजह से हमें फिर जो भी ये ऑर्गेनिज्म है इनके फॉसिल्स अवशेष प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व नहीं हो पाएंगे. देन वी स्लोली ग्रेजुअली टर्न्स इनटू अ फॉसिल. देन दिस स्ट्रेटा इज अपलिफ्टेड and as a form of sedimentary bed we found fossil in them. Now, first is the structure of organism. How a structure of organism plays a vital role in the formation of fossil. Any composition or structure that offer resistance to both physical and chemical agents or weathering against destruction are more likely to be preserved. It simply means that उन organisms को preserve होने के chances ज़्यादा हैं जिनमें hard parts होते हैं. Suppose bones, teeth, fishes. क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू है वो बैक्टीरियल डिके से या फिर स्लोली ग्रेजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिके से वो प्रिजर्व नहीं हो पाता. देन वी हैव न्यूमेरिकल अबंडेंस ऑफ पॉपुलेशन. इट सिंपली इंडिकेट्स दैट द सिंपल इंडिकेशन इज दैट मोर द नंबर, राइट, मोर इज द चांसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, राइट. इफ यू हैव सम इंडिविजुअल्स जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनके प्रिजर्व होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. So higher the number of organisms, higher is the chance of preservation. Then we have environmental conditions. Yes, environment also plays a very vital role, because if environment is not conducive enough, no fossilization process is going to take place. Now, for this, anaerobic condition is very important, that the oxygen should be absent. There should be no oxygen while the preservation process. एंड द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि सेडिमेंट का रेट स्लो है या फास्ट है, ये भी बहुत मैटर करता है. टाइप एंड साइज ऑफ द सेडिमेंट, की साइज क्या है सेडिमेंट का, वेदर इट इज स्मॉल और ग्रेन और स्मॉल ग्रेन, फाइन ग्रेन और मीडियम ग्रेन. एंड देन वी हैव एजेंट, कि कौन सा एजेंट फॉसिलाइजेशन प्रोसेस में काम कर रहा है. नाउ एक्वाटिक और मरीन ऑर्गेनिजम्स आर मोर सुटेबल एंड हैव बेटर चांस ऑफ प्रिजर्वेशन एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की जैसी डेथ होती है, इट गोज अंडर द सी बेड एंड स्लोली ग्रेजुअली ड्यू टू द सेडिमेंटेशन प्रोसेस उसकी बॉडी को बरी कर दिया जाता है. रैपिड बरियल, दिस इज इम्पॉर्टेंट. यस, रैपिड बरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स और प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू टर्न इनटू अ फॉसिल. बहुत ज़रूरी है उसका तुरंत डेथ होना और तुरंत उसके ऊपर एक सॉफ्ट वेनीर ऑफ सेडिमेंट इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट इट कैन बी टर्न इनटू फॉसिल एंड नो बैक्टीरियल और माइक्रोस्कोपिक डिकम्पोजिशन शुड टेक प्लेस. देन वी हैव स्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन एंड फाइन सेडिमेंट्स. नाउ सेडिमेंटेशन का रेट भी है वो भी बहुत स्लो होना चाहिए. ऐसा नहीं बहुत सारा सेडिमेंट एक साथ आ जाए तो what will happen, the organism's overall structure will be destroyed. So slow sedimentation rate and rapid sedimentation is going to destroy. तो बहुत धीरे धीरे सेडिमेंटेशन हो और धीरे धीरे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉसिल में. देन वी हैव पोस्ट डिपोजिशनल फैक्टर्स. अब डिपोजिशन हो गया, अब उसके बाद भी तो हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं. So after deposition, a thin veneer of sediment over the buried organism, certain environmental conditions should be fulfilled to prevent fungal and bacterial action. तो हमारा जो फंगल और बैक्टीरियल एक्शन है इसको डिले करने या इसको ये ना हो, इसलिए हमें जो है thin veneer of sediments is required. Now, for example, you can say that कि अगर कोई organism की डेथ होती है and the organism is in, hold on, yes, suppose the organism dies and the organism is overlain by soft sediment in the aeolian condition, या हम कहते हैं desert condition में ऐसा है. But so there is a chance that it could be preserved. quicksand में preservation होते हैं, asphalts में होते हैं. बहुत सारे conditions में हमने देखा है कि amber is the resin which we get from the plant, right? So what again, insects are trapped in that resin and overall body is fossilized. So these are certain factors which play an important role for the formation of fossils. Now, why it is important? Why we are studying sedimentology? Definitely, it is a very important branch of geology, and the scientific study is also important. See, we study fossil because we come to know how the things have evolved, what were the conditions in the past, and other things. So let's take one by one.
The value and importance of any fossil depends upon its position in geological column and geographical location. राइट, सो इट हेल्प्स अस इन स्टडिंग क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी. हम लोग टाइम रिलेशन बात करते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी. हम रिलेट करते हैं कि कब डिपोजिशन हुआ, किस क्रॉन में हुआ या किस समय हुआ. देन वी हैव बायोस्ट्रेटिग्राफी. वी कोरिलेट देम हाउ दे आर जोन, दे आर एक्मे जोन, अबंडन जोन, किस जोन में उनका डिपोजिशन हुआ है, कैसे वो रिलेट करेंगे. देन वी हैव इंडेक्स फॉसिल. यस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोरिलेशन ऑफ strata A and B, which are very wide geographically, but geologically they can be interrelated. Then we have paleogeography, very important factor. We can construct various type of plate movements, various type of movements which have shaped our earth which is it today. Then we have paleoclimatic reconstruction. हम बहुत सारे ऐसे fossils हैं जो which are very very uh, they are very very prone to climate change, right? So they are very useful for this studies of paleoclimatic construction. Then we have paleoecology. Yes, definitely each and every fossil have their own niche, own habitat, right? Own habitat they have. So where they are preserved, where they are in situ or they are ex situ, right? Both of them will definitely have some environmental and ecological factor in which they might be living. So they knowingly or unknowingly they record that in their fossil. So we can study that. Then we have discovery of new deposits of coal and petroleum. Definitely the micropaleontology branch is very helpful in deciphering the coal and petroleum deposits overall the globe, right? Then we have study of oceanography and many other branches. Yes, many other branches are also connected in paleontology, and definitely that's why these study of fossil is very important in the scientific study. Thank you so much for watching. Your more videos will be definitely uploaded in which we will be dealing about each and every phylum separately. Thank you and have a nice day.